Good afternoon, students. We are studying the chapter Contemporary South Asia. We'll know about the democracy in Nepal, monarchy system. Monarchy system was prevailed in Nepal. Recently, Nepal has declared democratic country. So we'll know about the monarchy and democracy in Nepal. Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period. नेपाल भी एक हिंदू किंगडम है पास्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स बहुत साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यहाँ पे रही. Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted a more open and मतलब थ्रू आउट दिस पीरियड इस पीरियड में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कॉमन पीपल थे नेपाल के जो सिटीजन्स थे नेपाल के वो चाहते थे कि मोर ओपन रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो मतलब जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो. कुल मिला के वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और कॉमन सिटीजन्स भी. बट द king with the help of army retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. लेकिन वहाँ का जो राजा था जहाँ वहाँ का जो मोनार्च था ठीक है वहाँ का जो राजा था है ना वहाँ मोनार्ची सिस्टम था तो ये ओब्वियसली रूल कौन कर रहा था रूल ओवर किंग कर रहा था. तो किंग आर्मी की हेल्प से अपना जो कंट्रोल है उसने रिटेन किया ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नेपाल में डेमोक्रेसी एक्सपेंड नहीं होगी. कुल मिला के आर्मी के साथ मिलके वहाँ के राजा ने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन नहीं होगा. द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990. राजा ने ये डिमांड जब ये अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर ही रही थी और वो भी चाह रहे थे और कॉमन सिटीजन्स भी चाह रहे थे नेपाल के कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हो. तो ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई 1990 में. कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के आ जाते हैं. आप लॉन्ग आंसर्स तो यू कैन गिव बाय योरसेल्फ लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा का पूरा नंबर कट हो सकता है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखें. ठीक है. इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला तो फिर राजा को ये डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी 1990 में. However, democratic government had a short and troubled career. जो democratic government था वहाँ पे नेपाल में ज़्यादा चलता नहीं था. short and troubled career रहा. During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. जो वहाँ के माओइस्ट थे वो भी डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की. वो उन्होंने क्या किया अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड किया मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर चुके थे ये लोग. दे बिलीव इन आर्म इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्च एंड द रूलिंग इलाइट. ये मानते थे कि आर्म इंसरेक्शन होना चाहिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मोनार्च के अगेंस्ट हो. कुल मिला के डेमोक्रेसी चाहे डेमोक्रेसी ना हो जो किंग रूल है जो किंग की मनमानी है वो ख़त्म होनी चाहिए. माओइस्ट डिमांड कर रहे थे. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. तो इससे क्या हुआ एक जो वायलेंस है वो क्रिएट हो गया. वायलेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज हुआ बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लास एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ द किंग. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया. फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए देर वॉज ए ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्चिस्ट फोर्सेस द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट.
जो कुछ समय के लिए वहाँ पे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। 3 कौन कौन थे उसमें? मोनार्चिस थे, राजा लोग थे। मोनार्चिस फोर्सेस आर्मी के सहयोग से ही तो वो अपनी मोनार्च आगे एक्सपेंड कर रहे थे, रखना चाह रहे थे, है ना। द डेमोक्रेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज और कॉमन सिटीजन्स डिमांड कर रहे थे, और एक माओइस्ट अगेंस्ट द मोनार्ची सिस्टम थे। In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government. 2002 में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश हुई थी, डिमांड पे मान ली गई थी। तो 2002 में क्या किया हुआ था? राजा ने जो पार्लियामेंट है उसको अबॉलिश किया, रिमूव किया, और गवर्नमेंट को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन, मतलब अब जो लिमिटेड डेमोक्रेसी नेपाल में थी वो भी ख़त्म हो गई इस डिसीजन से। 2002 में राजा ने जब पार्लियामेंट को एबोलिश कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद इन अप्रैल 2006 अप्रैल में देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। फिर वहाँ पे 2006 में तो लोग बिल्कुल मैसिव जो प्रोटेस्ट था वो लोगों ने किया, कंट्री वाइड किया, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट किया। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव देयर first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. अब स्ट्रगल जो डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस का जो स्ट्रगल चल रहा था, उनकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री ये थी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था जिसको 2002 में राजा ने डिसॉल्व कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय द 7 पार्टीज, उसको क्या किया? वापस से रिस्टोर कर लिया गया। 2002 में गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, पार्लियामेंट डिसमिस कर दी। तो फिर इतना मैसिव जब प्रोटेस्ट हुआ तो राजा ने डिसीजन लिया और उसने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वापस से जो डिसॉल्व कर दिए गए थे वापस से रिस्टोर किया गया। किसकी वजह से? मैसिव प्रोटेस्ट की वजह से, प्रो डेमोक्रेसी के लिए। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसके लीडर थे 7 पार्टी अलायंस SPA, 7 पार्टी मिलके, नॉन जो पॉलिटिकल जो पार्टी थी, 7 पॉलिटिकल पार्टी, उनको मिलके एक अलायंस बना है लीडरशिप में। जो और इसके अलावा जो माओइस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। जो नेपाल का ट्रांजिशन था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था डेमोक्रेसी का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। नेपाल हैज़ अंडरगोन ए यूनिक मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब डेमोक्रेसी जो ट्रांजिशन था नेपाल का मोनार्ची से डेमोक्रेसी में, वो कम्प्लीटली मतलब चेंज हो चुका था। नेपाल भी एक यूनिक, नेपाल के लिए एक हिस्ट्री में एक यूनिक मोमेंट था जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ नेपालीज के लिए, नेपाल सिटीजन्स के लिए। सम सेक्शन इन नेपाल थॉट दैट ए नॉमिनल मोनार्ची वॉज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट। कुछ सेक्शन जो नेपाल में, कुछ हर तरह के लोग होते नहीं है, कुछ तो प्रोटेस्टर्स थे, कुछ ये मानते थे कि नेपाल में, कुछ सेक्शंस ये मानते थे कि जो नॉमिनल मोनार्ची है वो नेपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब रहनी चाहिए, थोड़ा सा मोनार्ची भी रहनी चाहिए ताकि पास से थोड़ा सा ये नेपाल जो है वो रिटेन कर सके अपने पास्ट को। इसलिए वो चाह रहे थे कि पूरी तरीके से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश ना हो, थोड़ा सा मोनार्ची भी किसी भी फॉर्म में लिंकअप होनी चाहिए। द माओइस्ट ग्रुप्स एग्री टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल। जो माओइस्ट ग्रुप थे वो इस चीज़ में एग्री थे कि आर्म स्ट्रगल को सस्पेंड किया जाना चाहिए। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। जो कुल मिला के वो क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन से रेडिकल प्रोग्राम
सोशल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर। वो चाहते थे कि कोई भी ऐसी पॉलिसी आए जिसमें सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर किया जाए, वापस से बनाया जाए, प्रोविजंस वापस से बनाए जाए। ऑल द पार्टीज इन द SPA डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। लेकिन जो SPA थी, जो अलायंस थी 7 पार्टीज़ की, वो इस प्रोग्राम से बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। The Maoist and the some other political group were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. जो Maoist थे, जो other political groups थे, वो डीपली सस्पिशियस थे, डाउटफुल थे इंडिया के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल फ्यूचर, नेपाल के फ्यूचर में कहीं इंडिया इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए वो बहुत सस्पिशियस थे। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक, कुछ भी हो, 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इमर्ज हुआ आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्ची। मोनार्ची को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, अबोलिश किया गया। इन 2015 इट अडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और 2015 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2015 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। बांग्लादेश देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, नेपाल। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी शुरू से, सिंस द इंडिपेंडेंस थी। इंडिया और श्रीलंका में डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस थी, लेकिन इनके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफ़ी थे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट श्रीलंका हैज़ रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। 1948 के बाद से इसने डेमोक्रेसी रिटेन की थी श्रीलंका ने भी एज इंडिया, बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंजेस, पर इसने बहुत सीरियस चैलेंजेस फेस किए थे, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्ची बट रादर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ना तो कोई मोनार्ची की प्रॉब्लम थी, ना मिलिट्री का कोई प्रॉब्लम थी कि मिलिट्री अपना रूल ओवर करना चाह रही थी। इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। मेजर प्रॉब्लम जो थी, जो ये फेस कर रहे थे, वो थी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेसेशन बाय वन ऑफ द रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन को लेके थोड़ी सी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community। जो इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिक्स थी श्रीलंका की, वो डोमिनेटेड हुई थी फोर्सेस के द्वारा। मेजोरिटी जो वहाँ पे जो श्रीलंका में थे, जो श्रीलंका में थी वो सिनेला कम्युनिटी थी, है ना, सिनेला कम्युनिटी थी। वहाँ पे मेजर जो थे वो चाहते नहीं थे कि बाहर के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा हो, अपन पढ़ेंगे आगे। दे वर होस्टाइल टू ए लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। ये बिल्कुल दुश्मन मानते थे, हमारे इंडिया से जो तमिल थे वो माइग्रेट हो गए थे, श्रीलंका में चले गए थे, तो ये सिनेला जो कम्युनिटी थी वो बिल्कुल इनको अपने एज सिटीज़न के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे और दुश्मन मानते थे। तो श्रीलंका हैड सेटल्ड देयर, जो यहाँ से माइग्रेट हुए इंडिया से और वहाँ श्रीलंका में सेटल हो गए, वहीं रहने लगे। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो माइग्रेशन है ये चलता रहा, इंडिया के जो तमिल्स थे वहाँ जाके रहने लगे और सेटल हो गए। The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give concession to the Tamil because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only। जो Sinhala nationalists थे वो ये मानते थे कि श्रीलंका जो है उसको कोई भी कंसेशन तमिल को नहीं देना चाहिए, कोई भी चीज़ तमिल को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसका अधिकार है इसमें, श्रीलंका पे पूरी तरीके से जो अधिकार है वो सिनेला कम्युनिटी का ही है। तो वो नहीं चाहते थे कि तमिल्स को वेटेज दिया जाए, कोई कंसेशन दिया जाए, उनके बारे में सोचा जाए। द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न लेड द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। जो तमिल को नेग्लेक्ट किया गया, जो नेग्लेक्ट वहाँ पे कंसर्न नहीं थे वो तमिल्स के लिए, इससे क्या हुआ, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म अराइज हुआ। ठीक है, फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड
द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ये जो 1983 के ऑनवर्ड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, तब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, लिट्टे जिसको बोल सकते हैं अपन, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Ilam or a separate country for the Tamil of Sri Lanka. अब जैसे ये जो तमिल्स थे ये मानने लगे कि हमें एक सेपरेट मतलब कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए जहाँ पे तमिल रेजिडेंट ज़्यादा हैं, श्रीलंका का पार्ट नहीं रहना है, श्रीलंका से हमें सेपरेट कर देना है, ये इनकी डिमांड थी। जो लगातार ये फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था श्रीलंका की आर्मी से, और ये अपने इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की डिमांड कर रहे थे लिट्टे। द LTTE कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, और LTT ने क्या किया था, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे अपना कंट्रोल भी कर लिया था। The Sri Lankan problem involves people of Indian origin and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamil in Sri Lanka. श्रीलंका में जो प्रॉब्लम थी जिसमें इंडियन ओरिजिन के पीपल्स प्रॉब्लम में थे, है ना, तमिल्स जो प्रॉब्लम में थे, तो ये एक कंसिडरेबल प्रेशर था इंडिया के ऊपर तमिल का कि वो ये चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंडिया को बोलना चाहिए श्रीलंका से, तमिल्स की ये बेसिकली डिमांड थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। तमिल क्वेश्चन पे इंडियन गवर्नमेंट ने और श्रीलंकन गवर्नमेंट में काफ़ी नेगोशिएशंस हुए, काफ़ी चीज़ें समय समय पे होती रही उनके समर्थन में, जो तमिल्स थे वहाँ उनके समर्थन में इंडिया काफ़ी बातचीत करता रहा। बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। लेकिन 1987 में, पहले तो नेगोशिएशन से चलते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पहली बार श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया इंडिया। श्रीलंका में इंटरफेरेंस, पहली बार इंटरफेरेंस हुआ था 1987 में। इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और अपनी ट्रूप्स भेजी, अपनी आर्मी भेजी, रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच जो रिलेशंस थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने एक ट्रूप भी भेजा। Eventually, the Indian army got into a fight with the LTTE. इंडियन फाइनली क्या हुआ, लास्टली जो इंडियन आर्मी थी उसकी फाइट हो गई LTTE के साथ। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वॉज ऑल्सो नॉट लिंक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स। जो इंडियन ट्रूप्स का जो प्रेजेंस था वो बहुत ज़्यादा श्रीलंकन से श्रीलंकन्स के द्वारा लाइक्ड नहीं था, पसंद नहीं किया जाता था। दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ श्रीलंका। उन्होंने देखा कि ये जो इंडिया का अटेम्प्ट है जिसमें वो श्रीलंका इंटरनल अफेयर्स में ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस कर रहा है। इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, 1989 में जो IPKF है उसने श्रीलंका को पुल आउट कर दिया, उसके ऑब्जेक्ट को अटेन करने से उसको दूर कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट वो अटेन करना चाह रहा था उससे। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट। जो श्रीलंका में क्राइसिस था वो लगातार हिंसक होता जा रहा था, वायलेंट होता जा रहा था। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स पर्टिकुलरली द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज नॉर्वे, आइसलैंड tried to bring the warming groups back to negotiations। अब ये श्रीलंका में लगातार कंटिन्यू वायलेंस चल रहा था, तो फिर इंटरनेशनल एक्टर्स ने इसमें इंटरफेयर किया, जिसमें नॉर्वे और आइसलैंड था। उन्होंने कोशिश की कि जो वॉर चल रहा था उसको वापस से नेगोशिएशंस पे ले आए, युद्ध जैसी स्थिति ख़त्म हो जाए। फाइनली द आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड। इस तरह से आर्म जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हुआ और LTT was vanished
इन 2009 और LTT 2009 में बिल्कुल वैनिश हो गए, डिसअपियर हो गए। इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इतने कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी श्रीलंका हैज़ रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। श्रीलंका ने इकोनॉमिक ग्रोथ की, इतनी सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और इन्होंने हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया कि हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुआ था वो मतलब रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हाई था, इतने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी। श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। श्रीलंका पहला डेवलपिंग कंट्री था साउथ एशिया का जिसने सक्सेसफुली जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट है उस पर कंट्रोल किया, पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया। द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन लिबरलाइज द इकोनॉमी, फर्स्ट कंट्री थी इस साउथ एशिया में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जो कि चाइना ने 1968 में किया था, इंडिया ने 1971 में किया था। इसने पहले से ही लिबरलाइज कर दिया एंड इट हैज़ हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी जीडीपी थी डेवलपिंग कंट्री में तो काफ़ी ज़्यादा हाई रही थी बहुत सालों तक, right through the civil war. Despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. बहुत सारे रेवेजेस थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे विद इन अ कंट्री, फिर भी इन्होंने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन किया। तो ये श्रीलंका का था। India Pakistan conflicts we'll study in next class. Till then, take care and bye.